अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे एक्साइटिंग जिसको शो कह सकते हैं वो होने जा रहा है, क्योंकि आज का हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है वो बहुत एक्साइटिंग है। रिदा अलीम खान, जो कि मल्टी कल्चरल एडवोकेट, यूथ एडवोकेट भी हैं और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं और बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस और सोशल प्रेशर, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली हम टीनेजर्स की बात करेंगे, तो हम दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तानी टीनेजर्स के सिनेरियो को भी और जो यूरोपियन किड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन किड्स हैं या जो जहाँ भी रहते हैं। तो क्योंकि रिदा का थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है, पाकिस्तान में भी लाइफ गुजारी है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी लाइफ गुजारी है, सो शी नो बोथ कल्चर्स वेरी वेल। और ये बलोच ट्राइब से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो बलोच ट्राइब में जो है बहुत ही कल्चरल होते हैं लोग, तो वो भी थोड़ा रिच कल्चर डिस्कस करेंगी। तो ओवर टू यू। आज मेरे साथ जो को होस्ट हैं हमेशा की तरह हिरा एजाज हैं, जिनको रोजे ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है, बट वो आप लोगों के लिए एक्टिव, सुपर एक्टिव हैं। तो जी रिदा, ओवर टू यू, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, देन हम स्टार्ट करते हैं। जरूर। थैंक यू सो मच कपिल एंड हिरा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। कहाँ से शुरू करूँ? मतलब एक ऐसा आप पहले तो पाकिस्तानी अपने बच्चा। इंट्रोडक्शन से शो करें। जी, मतलब एक ऐसा पाकिस्तानी बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो भी डेरा गाजी खान में। उसके बाद उसकी पहली ज़बान जापानीज़, क्योंकि मम्मा पापा ले गए उसको जापान। 3 साल की थी जब वो। फिर वहाँ पे 3.5 साल वहीं रही, जापानीज़ बोली। फिर मम्मा पापा में भी, मम्मा पंजाबी, बाबा बलोच। तो दोनों ने उर्दू सिखानी शुरू कर दी, क्योंकि ना पंजाबी सीख सकती थी ना सराइकी। फिर वो पाकिस्तान लेके आए, क्योंकि दादी नाराज़ हो गई। दादी इज़ लाइक कि नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं जानती। फिर सराइकी भी सीखी, पंजाबी भी सीखी, उर्दू भी सीखी, पढ़नी लिखनी सब सीखी। और जब वो सब कुछ सीख ही रही थी मुल्तान में, तो मामा बाबा ने फिर डिसाइड ने अब चलो ऑस्ट्रेलिया। 11 साल में इधर आ गई। तो अब और फिर ये होता है कि वो पाकिस्तानी बच्चा जिसकी पहली ज़बान जापानीज़ है, मदर टंग उसकी पता ही नहीं उसकी क्या है, और उसकी 7th लैंग्वेज चाइनीज़। और फिर कर करा के किसी तरह उसे इंग्लिश सीख सीख के और वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में आती है। लेकिन फिर दुनिया उसकी बहुत अलग है। मतलब थर्ड कल्चर किड्स जिनको हम कहते हैं ना, कि एक ऐसा बच्चा जो पाकिस्तान का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। फिर वो जापानीज भी थोड़ा बहुत हो गया। जब वो कार्टून देखता है वो सारे जापानीज देखता है। तो पीपल स्टार्ट गेटिंग वेरी कंफ्यूज। लेकिन एक मिनट रुके, जी जी, हमारी कंटिन्यू। वीडियो नहीं आ रही। आ रही है, मैंने अभी ओके, चेक की है। ये दिस देखा। कंफर्मिंग। लेट मी चेक। मैं भी चेक कर प्लीज लेती हूँ, चेक बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मेरे फैंस तो लाइक कर रहे हैं। और मेरे फैंस भी मेरे कर रहे हैं, आ रही है फॉलोअर, वीडियो। मेरे फैंस तो लाइक कर रहे हैं। ये हीरा की नहीं आ रही। ओह जी, हिरा की नहीं आ रही है। गॉड। अच्छा, आप कंटिन्यू वो करें। तो बेसिकली मतलब वो फिर थर्ड कल्चर किड का फिर यही होता है कि वो हर जगह से हम्म। चीज़ों को ग्लोबल देखना शुरू हो जाता है। उसका मतलब जो मतलब जैसे हम अक्सर सवाल बच्चों से पूछते हैं कि आप जब ख्वाब देखते हो, आप किस ज़बान में ख्वाब देखते हो? तो जो आपकी डोमिनेंट लैंग्वेज होती है उसमें ख्वाब देखते हो। लेकिन मेरे जैसे बच्चे अलग अलग ज़बानों में ख्वाब देखते हैं, और कभी कभी एक ख्वाब में 3 ज़बानें आती हैं। तो इट्स वेरी डिफरेंट हाउ योर ब्रेन देन गेट्स शेप्ड हम्म। because of your language experiences and cultural experiences. तो जहाँ तक बलोच होने की बात रही, वो बाबा चूंकि सराइकी बलोच थे और वो हमेशा पठान खान और बलोचिस्तान की बात किया करते थे। तो बच्चों से मतलब बच्चों से वो जैसे कहते नहीं, काफ़ी मतलब बचपन से काफ़ी वो एक एक्सपीरियंस हो गया था कि बाबा इज़ वेरी पाकिस्तानी, ममा इज़ अ वेरी होम 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 हम्म। काइंड ऑफ मेकर एट होम। हालांकि दोनों बहुत एजुकेटेड और अपनी लाइफ में वो लाहौर में ही मिले। बट जब मैं आज के पाकिस्तानी यूथ को देखती हूँ और मैं इनकी बाबा ममा की जनरेशन को देखती हूँ, बहुत फ़र्क है। वो यूथ 1980s में रिस्क लेती थी, बड़े बड़े उन्होंने स्ट्रेस का सामना किया, इमिग्रेशन की, पाकिस्तान पहली पहली दफ़ा छोड़ के गए अपनी फैमिलीज़ में। पहले पहले वो थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए। मुझे आज भी याद है जब जापान हम रहते थे, वहाँ पे कोई हलाल फूड नहीं मिलता था। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब बाबा एक एक्चुअली फार्मर पे, जापानीज फार्मर के पास गए, मुर्गी खरीदी, खुद ज़िबा की ताकि बच्चों को खाना दे सके। बट इट्स वेरी डिफरेंट नाउ। अब आजकल के दौर में तो हलाल बुचर शॉप्स अवेलेबल हैं, हम्म। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जैसे कहते नहीं, हमने अब देखी हैं कि जो हमारी जनरेशन को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रेस का कंपैरिजन है पाकिस्तानी करंट जनरेशन के साथ,
हमें अभी भी लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी यूथ का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी यूथ इन पाकिस्तान, और जिसकी बहुत सारे फैक्टर्स और वजूहात हैं। अच्छा, वो क्या है स्ट्रेस? क्या है एक्चुअली? पहले स्ट्रेस को अगर आप सिंपली डिफाइन करें, है क्या? बेसिकली इंसान के अंदर एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग डिपेंडिंग ऑन द चैलेंज, वो हमेशा चैलेंज होती है। कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं आपकी लाइफ के जिससे आपका स्ट्रेस आप उससे कोप कर सकते हो, और कुछ आपके चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिससे आपकी सेहत को हार्म होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर साइंस का एग्जाम है, हीरा देती है, कपिल देते हैं और मैं देती हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर इतना रेजिलियंस और कैपेसिटी हो कि मैं साइंस का एग्जाम दे दूं। हो सकता है कपिल फेल हो जाए और हीरा जो है वो उसी एग्जाम को वो दे तो दे, लेकिन वो बीमार होके नज़ला होके किसी तरह मतलब दे देगी, लेकिन वो काफ़ी उसके लिए उतना, तो इट कुड बी द सेम चैलेंज फॉर 3 डिफरेंट पीपल, बट द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड इज डिफरेंट। तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस, कि आपका चैलेंज तो वही होता है, प्रॉब्लम तो वही होती है, लेकिन आपका रिएक्शन उस प्रॉब्लम से आप कैसे डील करते हो, दैट इज वे हाउ वी मेजर स्ट्रेस। अच्छा, हम पाकिस्तानी किड्स की अगर बात करें, स्पेशली 2 तरह के किड्स हैं हमारे पास। एक वो हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, एक वो हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। इन दोनों के डायमेंशंस, एनवायरनमेंट, सोसाइटल इम्पैक्ट दोनों डिफरेंट है। अगर आप इनको डिस्कस करें, क्या आप इनको कैसे दिखती हैं? बिल्कुल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब, क्योंकि मैं कंट्री टाउन में पली बड़ी हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम था। जब से मैं सिटी आई हूँ, मेलबर्न आई हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एवरीथिंग इज जस्ट अननेसेसरीली स्ट्रेसफुल। मतलब एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाना वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो एक एडिड स्ट्रेस है, जबकि कंट्री टाउन में बस बाइक पकड़ो फटाफट पहुँच गए, या वॉक करके आप पहुँच जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और ये आई थिंक दुनिया की बाकी सिटीज़ की तरह है, तो मतलब यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, सारी रात ट्रेन्स की आवाज़ आती रहती है, हाईवे से शोर आता रहता है, यू डोंट रियली गेट योर प्रॉपर स्लीप। जबकि कंट्री टाउन में वो झींगर और जुगनू की आवाज़ें आ रही होती हैं, मतलब यू डोंट हियर एनीथिंग बिसाइड झींगर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट इन्वायरमेंट। और मैं जितने भी ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दोज लकी कंट्रीज लाइक जापान। अगर जापान की सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक द सेकेंड हाईएस्ट। तो हमारे लोग मतलब 80-80 साल तक जी रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो एक्सरसाइज, उनकी डाइट, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम है। और हम ये हमेशा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट लाइक अमेरिकन, उनका एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव कल्चर है कंपेयर टू अस। हम लोग थोड़ा, वो कहते हैं ना, लोग हमें लेजी भी कहते हैं कुछ लोग, कि ऑस्ट्रेलियंस आर जस्ट लेजी। वी नॉट लेजी, वी जस्ट टेक आवर टाइम, बस कर लेंगे, लेकिन हमें मतलब वो पसंद नहीं है, बॉसी बिहेवियर, वो सर पे खड़े रहना बॉस का, वी डोंट लाइक दैट। और हम वाकई उतना ही करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जितना हमें ज़रूरत होती है। आई थिंक के ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट ओवरटली एम्बिशियस लाइक अदर कल्चर्स, कि बिला वजह की वो क्या कहते हैं ना, प्रॉपर्टीज बनाई जाओ या कोठियां बनाई जाओ, वो ऑस्ट्रेलियंस का कोई ये है ही नहीं, उनका डिजायर ही नहीं है। हमारी जो पिछली प्राइम मिनिस्टर थी जूलिया गिलार्ड, उनके जो हस्बैंड थे, ही वाज अ नाइफ, ही वाज अ हेयर ड्रेसर। So I think that's how we are very different, because of our attitude. ये आवाज I think कहीं से आ रही है, I think there's a noise coming somewhere. अब बेहतर है। So that's what I mean, कि मतलब हमारा इवन पिछला प्राइम मिनिस्टर होके भी एक नाई से शादी कर रहा है, बिकॉज ऑफ दे डोंट केयर कि आप नाई हो या दूध वाले हो। वो तो बल्कि आई थिंक इसको कह भी रहा था कि एक फिल्म बननी चाहिए पाकिस्तान में दिलबर दूध वाले के नाम से, कि हाउ अ दूध वाला कैन बी सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, एंड इट्स नॉट अंटिल ही गोज मिसिंग कि यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, चाय बनेगी नहीं दूध वाले की कंट्रीब्यूशन के बगैर। सो द वैल्यू ऑफ दूध वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। But see, these are the little things in life that keeps you healthy and happy. लेकिन मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान का स्ट्रेस लेवल, it's mostly family oriented, it's mostly drama within the local locality, जबकि हमारे जो प्रेशर्स और स्ट्रेस हैं वो एक्सटर्नल हैं। हमारे अंदर कोई वो नहीं है, ड्रामा या बिला वजह की चिक चिक नहीं है। इट्स जस्ट एक्सटर्नल, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल इन द सेंस के बुश फायर हो गई, कोई क्लाइमेट क्राइसिस आ गई, फ्लड्स आ गए, तो हम स्ट्रेस में आ गए। जैसे कोविड का आना हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल है, लेकिन हमारे अंदर से कोई मसला नहीं है, देयर इज नो ड्रामा फ्रॉम इनसाइड, बल्कि जबकि इन कंपैरिजन देयर
देयर इज ड्रामा फ्रॉम विद इन फैमिलीज। हीरा, आप क्या कहते हो इसके बारे में? आई गेस हेरा आपका माइक म्यूट पे। माइक म्यूट। अच्छा, बेसिकली मैं बिल्कुल ये बताऊंगी कि मेरा एक कजिन है, ही केम आउट फ्रॉम द यूके, वो यहाँ आया ना, तो ही वाज लाइक, यार आप लोग कितना शोर मचाते हो, वो इस तरह उसने बोला ना। तो मैंने कहा अच्छा वहां पे क्या एनवायरनमेंट होता है, तो कहते हैं वहां पे बिल्कुल आप एक नेबर्स को भी इधर से उधर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वहां कोई शोर नहीं मचाता। अच्छा, फिर जब वहां गया मैंने कहा अब नाउ यू मिसिंग अस, कहते हैं हाँ मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, यहाँ तो सब हर जगह बोर बोर हो रहा है, और वहां पे इतना शोर और इतना ज्यादा आप लोग मतलब आगे पीछे भागते रहते थे, हमारे लिए ये करते कि यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। तो ये बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, है, हमारी जो कल्चरल यहाँ पे वैल्यूज बहुत हैं ओवर शायद हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं फैमिलीज को, इसलिए भी प्रॉब्लम होते हैं। वहां पर फैमिलीज को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। फैमिलीज का मतलब मैं क्लोज फैमिली की बात नहीं कर रहा। फैमिली का मतलब हमारे पास ना कुछ और होता है। रिदा इसको बेहतर जानती है, बलोच फैमिलीज में भी फैमिली का मतलब होता है 10 चाचा और 25 जो है ताया। हमारे यहाँ फैमिली। फैमिली फैमिली का मतलब होता है एक ही फैमिली। तो ये वाला जो कल्चर है शायद ये भी एक स्ट्रेस का रीजन है। वो ताया की बेटी को देखो, मामू के बेटे को देखो। बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट इस पर मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूंगी। एक्चुअली हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया या जापान या इटली या बहुत से और यूरोपियन ममालिक, हमारी बहुत बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो चूंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उनके अपने घर हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। हम पे जो स्ट्रेस आता है वो जो आता है, एक तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन को देखना, जिसमें हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत हेल्प कर रही है। इट्स नो, आई मीन इतना नहीं हेल्प कर रही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट उस पॉपुलेशन को डील करने के लिए हेल्प करती है। दूसरा, चूंकि हमारे बुजुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो वो 80-80, 90-90 साल तक जी रहे होते हैं। उस दौरान मतलब वो हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स को भी संभाल रहे होते हैं, वो फिर हमें भी देख रहे होते हैं। सो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट इन दैट वे। जबकि पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चूंकि आप लोग की बहुत कम है, मतलब अराउंड 60s है, तो आप जब 20s में 21 में होते हो, आपको फौरन कहा जाता है आप शादी करो, कि ताकि उनकी बेचारों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है कि वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वी विल मिस आउट ऑन सीइंग आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। सो दे आर टेलिंग द यंग पीपल, वो जब तक मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हम लोग को कोई स्ट्रेस नहीं है कि हम मतलब अपना आराम से पहले हम पढ़ाई करेंगे, आराम से करियर में जाएंगे, वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, फिर कहीं जाके बच्चे का सोचेंगे। बट देयर इट्स वेरी इट्स अब्रप्ट। जैसे ही you are 21, you're 19, you're being told to get married, to have children, to start working, to move into your adult life, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल एकदम से, वो कहते हैं ना 16 से 25 के दरमियान जो यूथ है उसका, उसमें बहुत ज्यादा लाइफ चेंजेस हो रही हैं। वो पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, पहली जॉब ले रहे हैं, पहला रिलेशनशिप, पहला बच्चा। तो वो 16 से 25 की जो यूथ है, दे आर द वंस दैट आर एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेसेस। लेकिन हम लोग है, हम लोग तो शादी 32 में जाके करते हैं, बच्चा तो फिर उसके बाद होता है। सो हमारा तो वो सीन नहीं है, क्योंकि हमारी बुजुर्ग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो हमें इतना नहीं रहता कि वो हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, जल्दी नहीं है, मतलब हमारे पास वो जल्दबाजी का प्रेशर नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज अ सर्वाइवल रीजन for Pakistani people versus the non-Pakistanis, yeah, at least in the West, I would say that that is the main अच्छा, मुझे point आप of ये बताएं कि stresses. हमारा जो पाकिस्तानी किड है, मुझे ये लगता है उसको लग्जरी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन या जो भी बाहर के किड्स हैं। यहाँ लोग समझते हैं शायद हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है और हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप थोड़ा बताएंगे वहाँ के किड्स को कैसे सरवाइव करना पड़ता है, स्पेशली इन इनिशियल एज। बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन फॉर एग्जांपल, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात रखती है पाकिस्तान में, मतलब लड़के लड़कियों के पास मासी मासी आती है, माली आता है, कोई ना कोई ग्रोसरीज उनकी कर लेता है, भाई पिक एंड ड्रॉप दे रहा होता है। सो एटलीस्ट डेफिनेटली फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक के वहाँ की लड़कियों के तो ऐश हैं कंपेयर टू मी। मतलब यहाँ पे मुझे सफाई सुथराई, ग्रोसरी, सब कुछ खुद करना पड़ता है। एंड थैंक गॉड फॉर ऑनलाइन जो जितनी भी सर्विसेज है, थैंक गॉड फॉर देम, वरना मुझे नहीं मैं पागल हो जाती अगर ये ऑनलाइन सर्विसेज ना होती। तो एक तो ये कि हमें सारा कुछ इंडिपेंडेंट हमें बहुत जल्दी होना पड़ता है। मैं खुद 10 साल से अकेली रह रही हूँ। आई वॉज 16 व्हेन आई लेफ्ट होम। पहली जॉब 16 में की,
अपना अकेले रहे, वॉशिंग मशीन, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ चलाना करना खुद सीखा। फिर 18 में मैं खुद मेलबर्न आई, मेलबर्न रही, फिर यहाँ पे जॉब्स और फिर सब सारा करियर डिज़ाइन करना, करियर गाइडेंस किसी ने नहीं दी, खुद सब कुछ करना पड़ा। इसी तरह मेरा भाई वो ही बस 13 जब वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी में चला गया। पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा करते हम लोग का तो है 12 साल 9 महीने में यू कैन गो इनटू द आर्मी। तो भाई आर्मी में चला गया, वो बेचारा इंडिपेंडेंट, वो फिर वो भी करता रहा। एंड आई थिंक एट सम पॉइंट ऐसा भी हुआ कि हमारे बाबा को मतलब पैसों की जरूरत थी, तो हमने मतलब आई वाज 16, ही वाज 15 एंड वी सेंट बाबा मनी लाइक अराउंड $12,000। तो हम लोग को बहुत कम एज में वी वर हेल्पिंग आवर पेरेंट्स एंड वी वर काइंड ऑफ द वंस लीडिंग द फैमिली। और इस तरह, और हमें कोई सपोर्ट नहीं थी पाकिस्तानी अंकल्स आंटीज जैसे। पाकिस्तान में तो आपके खाला चचा मामू वगैरह कोई ना कोई हेल्प कर देती हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं थी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के एल्डर्स से। हमें जिसे कहते नहीं सब कुछ अकेले करना होता था। बीइंग अ वुमेन आई एक्सपीरियंस सो मच हरेसमेंट। मतलब मैं आई थिंक बताया भी था पहले कि आई कुड नॉट इवन ऑर्डर पिज्जा। मतलब मेरे जो मेल फ्रेंड्स थे वो मेरे बिहाफ पे पिज्जा ऑर्डर करते थे, क्योंकि जब मैं नंबर देती थी पिज्जा ऑर्डर करने के लिए तो वो इंडियन पाकिस्तानी लड़के मेरा नंबर रख लेते थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और वही ना से 16 से 25 तक तो यही लाइफ रही है। नाउ आई एम 26 एंड नाउ आई एक्चुअली हैव अ करियर प्रोफाइल। अकेले रह के भी देख लिया, अकेले मतलब वो मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में तन्हाई से डर लगता है। हम लाइक यार वो तो बहुत अच्छी चीज होती है, सॉलिट्यूड इज ग्रेट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद देम। इसके अलावा और भी प्रेशर्स हैं, जैसे हम अपने अगर मेरा बच्चा होता है तो मैं उसको कहीं, चाइल्ड केयर इज सो एक्सपेंसिव, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मम्मा को बर्डन करूं एट द सेम टाइम, क्योंकि उनकी भी जॉब होती है। सो इट्स वेयर एज इन पाकिस्तान वो अपने माँ बाप की तरफ अपने बच्चे बड़े आराम से छोड़ सकते हैं। मॉर्गेज उनको नहीं देने होते। यूनिवर्सिटीज के जैसे हम लोग जाते हैं कि हम लोग जब यूनिवर्सिटीज करते हैं हमारे स्टडी लोन्स होते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के तो पेरेंट्स सारा कुछ पे करते हैं। जब उनकी शादियां होती हैं सारा पेरेंट्स पे करते हैं, यहाँ तक कि लड़की के हक महर तक पेरेंट्स दे रहे होते हैं। तो वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज। हमारी शादी का खर्चा हमें खुद करना है, हमें लड़का या लड़की अपने लिए खुद ढूंढना है डिपेंडिंग ऑन और फिर हमें जॉब्स खुद देखनी है। हमें अगर हमारे पेरेंट्स का मॉर्गेज है वो भी हमें पे करना है। तो जब तक हम आते हैं जिन चीज़ों को हम स्ट्रेस करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो आई हैव टू कमेंट कि ये पोस्ट 9/11 की दुनिया है जहाँ पे बीइंग मुस्लिम माइनॉरिटी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ जहाँ पे यू हैव टू रियली एक्सपीरियंस ऑल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और फिर जो कोटा आ रहा है, हमारी जो माइग्रेशन आ रही है इस वक्त वेस्ट में, वो सारी चाइना इंडिया से आ रही है, तो वो सारी सीट्स अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं। वो किसी और कल्चर, फॉरगेट पाकिस्तानी, दे डोंट इवन लेट एनी नेपालीज, एनी श्रीलंकन, एनी फिलिपिनो कम फॉरवर्ड। तो बहुत टफ है कंपेयर टू दोज किड्स। वहाँ पे यही होता है उनका कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और अगर उनको जॉब्स मिल भी जाती हैं तो फिर उनको होता है कि हम हमारी So, इस पे तो हम ये कह सकते हैं कि आप तो वहाँ पे किड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी किड्स। बट हमें पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा या वो फेसबुक पे मेमेस शेयर करते हैं कि हमसे ज्यादा स्ट्रेस तो कोई नहीं है। एरा, आप क्या कहेंगी इस पे? अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि स्ट्रेस का लेवल डिपेंड भी करता है आपके फैमिली के सपोर्ट से। ठीक है, अब हमें जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड सपोर्ट होता है, और जहाँ वहां पे अगर हम देखें वो तो इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं होते होंगे। वो कहते होंगे कि नहीं बस आप लोग ने अपना करियर खुद बनाना है, सब कुछ देखना है। अब यहाँ पे ना हमें एक घर से बाहर निकलने के लिए भी ना अम्मी से पूछना पड़ता है, अम्मी मैं घर से बाहर जाऊँ। दिस इज व्हाट आवर कल्चर इज। वहाँ इतनी नहीं पड़ता होगा, मतलब एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर देखें तो यहाँ पे हर चीज के लिए हमें अम्मी मैं उससे फलाने से बात कर लूँ, उस प्रोजेक्ट के लिए काम करना है मैं वहां चली जाऊँ, मुझे फलानी जगह अपने दोस्तों से मिलने जाना है मैं वहां चली जाऊँ। तो यहाँ पे हमें फैमिली सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा पूछना पड़ता है और हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। बीइंग अ गर्ल हमें यहाँ पे हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। और बीइंग तो अ बिल्कुल बॉय मैं यहाँ पे, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो हमारा फैमिली वाले ले लेते हैं ज्यादातर, कि हमारी बच्ची को कुछ हो जाएगा, वो ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। वो घर में ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं कि अगर हम कहीं बाहर भी गए हैं, कहीं ऑफिस में भी इवन के 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, यहाँ घर में हमारे घर वाले परेशान होंगे, अम्मी अब्बू भाई बहन परेशान होंगे कि 1 घंटा लेट भी होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल सारा शायद वहां पे
शिफ्ट हो जाता है हमारा, तो इसलिए हम पे इतना नहीं होता। बेशक आई थिंक इससे इससे दो चीजें मेरे सामने आती हैं। पहली चीज तो ये है कि कमिंग फ्रॉम अ बलोच फैमिली एंड बीइंग अ गर्ल, ओ गॉड, तो मतलब मुझे याद है कि जब मैंने घर अकेले रहने की बात की थी एंड इट वाज लाइक ओ दे हिट द रूफ, नहीं हो सकता, नो वे, बट आई फाउट विद देम, आई वो अगर मेरे बाबा हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, सो इट्स लाइक नहीं, मैं अकेले रह लूंगी। अच्छा फिर अगर यहाँ से निकल गई तो फिर तुम वापस कभी नहीं आ सकोगी। एंड ऑल दैट डायलॉग, जितनी वो जैसे कहते हैं हिंदी फिल्म्स में जितने भी वो बाप और बेटी या बाप और बेटे के दरमियान जितने भी डायलॉग्स होते हैं, आई हैड टू काइंड ऑफ ओवरकम देम। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज के माय पेरेंट्स हैड टू गिव इन, क्योंकि और मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों को कहती हूँ कि दे आर सो गॉड डैम लकी, क्योंकि वो जितना गुस्सा, जितना जैसे कहते नहीं डिस्करेजमेंट या अब्यूज मैंने सहा है, उन उन लोगों के टाइम में उतना ही वो आसान हो गया था ना। बड़ा बच्चा बलि का बकरा बनता है, बाकी सबके लिए फिर आसानी पैदा हो सारे जाती एक्सपेरिमेंट होते हैं। है। एग्जैक्टली exactly. तो एक तो ये है कि बलोच कम्युनिटी ने, ओ माय गॉड इट्स सो हार्ड, मतलब पेरेंट्स को ये कहना कि मतलब मैं पढ़ने जाऊं। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो रूरल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जब उनके बच्चे का मोनाश या मेलबर्न या सिडनी में एडमिशन होता है, वो सारी फैमिली अपनी जॉब छोड़ के सिटी आ जाती है। ओ माय गॉड, दे डोंट इवन लेट देयर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इंडिपेंडेंट लाइफ। और इस पे ऑस्ट्रेलियन टीचर्स उनको कंडेम कर रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप उनको अकेला रहने नहीं देंगे, आप उनको अकेला आगे बढ़ने नहीं देंगे, सब कुछ खुद करेंगे तो हाउ विल दे एवर सर्वाइव इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो एंड सिक्योरिटी दैट का वाज कैसे रियली होगा? चलें इसी पॉइंट पे, सिक्योरिटी का। हम हाँ, क्योंकि दैट्स अ वेरी कंसर्न गुड होते हैं, बहुत क्वेश्चन। ज्यादा कंसर्न होते हैं। बिल्कुल, ये बल्कि कोई भी गूगल कर सकता है कि मेलबर्न वर्सेस लाइक पाकिस्तानी वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन मेलबर्न वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी वाइज क्या है। रिसर्च के हिसाब से एक्चुअली ये कहा गया है कि 2018 की रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तान में ज्यादा सेफ महसूस करती हैं एज कम्पेयर टू मेलबर्न। And there is a very good reason with that, क्योंकि being a Muslim we get stabbing, we get theft, we get criticized, we've been spat at। मेरा खुद का हेड स्कार्फ कई दफा पुल हो गया तो मैं पहनती नहीं हेड स्कार्फ। उसके अलावा बहुत सी और चीजें होती हैं कि द रियलिटी इज के पाकिस्तानी खवातीन जब पाकिस्तान में होती हैं स्पेशली, या बलोचिस्तान का पख्तूनख्वा की, सबको पता हो कि ये फलां प्रोफेसर की बेटी है, फलां डॉक्टर की बेटी है, फलां अंकल की बेटी है। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि हम कौन है, कोई भी आके कुछ भी कर जाए। पिछले साल आई थिंक देयर वाज अ केस, इट वाज क्वाइट सैड, कि एक फलस्तीनी, सॉरी नॉट फलस्तीनी, शी वाज अ सीरियन चाइल्ड, वो बच्ची सीरिया से एस्केप होके ऑस्ट्रेलिया आई ये सोचकर कि ना ऑस्ट्रेलिया सेफ है, इट्स सेफर देन सीरिया, इट्स सेफर देन अदर कंट्रीज। वो यहाँ आई, वो पढ़ने गई, one night she went out with her friends, she never came back। बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, she was also raped। तो और इस तरह से हमारे ऑस्ट्रेलिया में हर साल 3600 लोग मिसिंग होते हैं एंड यू नेवर फाइंड आउट कि क्या हुआ इनके साथ। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है, जो मैंने, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ऑस्ट्रेलियंस के साथ रहा है, उनके साथ जॉब की है मैंने, तो वो मतलब जितना ज्यादा वो कंसर्न होते थे कि यार तुम लोग बस में जाते हो तो सेफ्टी है नहीं है, मतलब दे वर वेरी कंसर्न। तो वो ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा हमें लगता था यार हमसे ज्यादा इंसानियत तो इनको आती है। तो ऐसा कुछ है वहां पे, मतलब जस्टिस है या इनजस्टिस ही होता है जैसे पाकिस्तान में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है? हमारा जहाँ तक है ऑस्ट्रेलिया में 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक उनका इंडिजिनस सिस्टम है, एक इनका ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल सिस्टम है जो ब्रिटिश लोग जो आए थे वो चलाते हैं, और एक हमारा रिलीजियस सिस्टम होता है। तो 3 तरह के लॉज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इन 3 तरह के लॉज को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। लिहाजा अगर मुझे इंडिजिनस लॉ अगर मुझे जस्टिस दे रहा है तो मेरा जो कॉलोनियल लॉ है मुझे नहीं दे रहा, या मेरा रिलीजियस लॉ नहीं दे रहा। और अगर स्पेशली अगर आप एक माइनॉरिटी मुस्लिम हो, सपोज आप एक अहमदी हो और आपको वो मुस्लिम जो शरिया लॉ होगा आपको रिकग्नाइज नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलियन लॉ आपको रिकग्नाइज करेगा, फिर ट्राइबल लॉ जो है वो चूंकि कॉलोनियल लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो आपको रिकग्नाइज। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक पीपल डोंट रियलाइज कि जिन कंट्रीज को इन लोगों ने कॉलोनाइज किया है उनके जो पिछले लोग हैं उनके भी एक लॉ सिस्टम है। एंड उसके लॉ सिस्टम की एजुकेशन पाकिस्तानी यूथ जो पढ़ने आती है यहाँ उसको नहीं पता। ये सिर्फ वही बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं
जो मतलब मेरे जैसे या मेरे छोटे बहन भाई जैसे उनको पता होता है। तो फिर इनको वही बात आ जाती है ना कि जहां तक मैं स्ट्रेस लेवल का या ऑस्ट्रेलिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखी हूँ तो वो तो बहुत ज्यादा है। इट्स हम्म। इट्स इट्स सो अच्छा, बैड, एक इट्स हमें कमेंट भी एक्सट्रीमली। आया है कि स्ट्रेस जो है अगर काफी देर तक रहे तो वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे अभी कोविड था, शुरू शुरू में हमें जो है बहुत मुश्किल लग रहा था, अब जिंदगी नॉर्मल लगने लगी है। तो स्ट्रेस के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट एक आई थिंक डॉक्टर फलस्तीन से जिन्होंने ये बात कही थी कि बार बार ये कहना बंद कर दें फलस्तीनी बच्चों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो रहा है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो रहा है बार बार। द रियलिटी इज कि जब आप वॉर जोन में रहते हैं, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग वॉर स्ट्रेस एंड यू जस्ट लर्न टू अडॉप्ट टू इट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो ये रेशियल हायरार्की है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या मतलब इतने जो माइनॉरिटीज के साथ जो या इंडिजिनस लोगों के साथ हम अब इन चीजों को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो वी आर मच मोर रेजिलिएंट इन कोपिंग विद इट। हम्म। देयरफॉर जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना और इनको कंप्लेंट्स करते हुए देखते हैं तो हम कभी कभी कहते हैं कि यू नो व्हाट, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पिछले 5 ट्रेंड्स देख लें पाकिस्तान के, मनमायल, हमसफर, तारिक जमील, खलीलुर रहमान वर्सेस मारवी, और आई थिंक कोई और बीच में भी ट्रेंड आया था, हाँ, औरत मार्च। जब ये चीजें, जब इनका हम वायरल कंटेंट देखते हैं तो वर्ड लाइक कि ये तो इश्यूज नहीं है। मतलब हाँ we're नॉन dealing इश्यूज with है। drought, we're dealing with bushfire, we're trying to stop wars from happening, we're talking about कि भाई खाना नहीं बचेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस साल ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी बुशफायर लगी है कि हमारे फार्मर्स के पास नहीं है, खिलाने को ही खाना नहीं है, उनकी सारी क्रॉप जल गई है। जबकि पाकिस्तान में कोविड होने के बावजूद पाकिस्तान का 90% खाना पाकिस्तानी खुद दे रहे हैं। मतलब वाओ, हाउ लकी आर यू। और एक लाइक वी आर अ कंट्री जो मैन्युफैक्चर ही कुछ नहीं करता है भाई। हमें तो, हमारे लोग को तो रोटी तक बनानी नहीं आती खुद से, वो तो खरीदते हैं रोटी। सो आई मीन व्हेन आई लुक एट द सर्वाइवल स्किल्स, पाकिस्तानी ट्राइबल पीपल हैव द बेस्ट सर्वाइवल स्किल्स। दूसरा, मेरे को इनके इश्यूज लगते ही नहीं है। और I actually don't think their issues are that big. They are dramatized. A lot of it's just dramatized in comparison to बहुत से और बच्चे जो बाकी ममालिक से, इराक, अफगानिस्तान से, सीरिया से आ रहे हैं, या जो रेशियल सिस्टम्स में पले बड़े बच्चे हैं। आई थिंक उनके इश्यूज बहुत, दे आर मच बिगर देन दीज गाइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिरा ने एक सवाल पूछा कि वहाँ का ह्यूमन राइट सिस्टम कैसा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि देर इज एन ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तानी और मुस्लिम यूथ इन ऑस्ट्रेलियाज प्रिजन, यानी आप ये समझें कि अगर हमारी जैसे जो पॉवर्टी रेट है मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ पे सबसे वर्स्ट है। हमारे 25% जिसे कहते नहीं, सॉरी, अंडर 25 जो हमारी एज है मुस्लिम यूथ की, उसमें से 40% बच्चा हमारा पॉवर्टी में रह रहा है। लाइक नो वन इवन टॉक्स अबाउट दैट। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं। इस पे मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया था। वो इतने हैरान कह रहे हैं तो फिर ये सारे ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बिकॉज ये पागल हैं, लाइक दे डोंट नो फैक्ट्स अबाउट द कंट्री। जब भी वो ऑस्ट्रेलिया आने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप जॉब कर सकते हो नर्सिंग की, पैरामेडिक की, फायर फाइटर की, पुलिस ऑफिसर की, या मैकेनिक की, प्लम्बर की। तो वो कहते हैं नहीं, बट आई हैव एन MBA, व्हाई वुड आई डू दिस जॉब। वेल, जो जॉब है वही हम कहेंगे ना, उसी की जिसकी जरूरत है वही उसी को कह के बुलाएंगे ना। सो देन दे हैव दिस MBAs एंड अकाउंटिंग एंड कॉमर्स एंड दे आर जस्ट ड्राइविंग ऊबर। अच्छा, ऊबर भी क्यों चला रही हैं कि स्ट्रेस नहीं होता। लाइक आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। मतलब ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपके पास पैसा भी है, आप जॉब भी कर सकते हो, लेकिन आप उनको नहीं करते बिकॉज आपको स्ट्रेस होता है। ओ माय गॉड यार, इस तरह कैसे चलेगा। लाइक यू हैव टू बी एबल टू डू समथिंग बिसाइड उबर, वरना आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, आपका इमिग्रेशन कैसे होगा। तो अच्छा, आई मैंने थिंक भी बस बहुत सारे हमारे, लोगों से बात की है, तो वो वेटर्स होते हैं मैकडोनल्ड में, KFC में और पिज़्ज़ा हट पे। और यहाँ से तो वो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी फैमिली से जाते हैं, वहां पर वही काम कर रहे होते हैं, और फिर भी हम पाकिस्तान में कहते हैं स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वहां पे तो इनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो घर पे आके इनको मिल रही होती हैं। मैं उबर का तो मैंने सबसे ज्यादा सुना है कि पाकिस्तानी लड़के यहाँ पे उबर इसलिए चला रहे हैं कि कहते हैं हमें स्ट्रेस नहीं होता, हमारी जॉब स्ट्रेस नहीं होता। मतलब नहीं, ऐसा देन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जॉब भी जो कैप्टन्स और ये करीम कैप्टन सुबर्स जो हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है, क्योंकि
आपको एक जगह से बहुत दूर दूसरी जगह पे ट्रैवल करना इस धूप में, दिस इज समथिंग स्ट्रेसफुल। ठीक है, आपका माइंड नहीं लग रहा, बट आपकी एनर्जी लग रही है। बिसाइड दैट मैं कहती हूँ कि आप अपना स्ट्रेस लेवल जो अपने माइंड के साथ खेलो, कुछ क्रिएटिविटी करो, दैट इज समथिंग रियली गुड। अगर आप पढ़े लिखे हो तो व्हाई शुडंट यू यूटिलाइज योर ब्रेन, एटलीस्ट अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करो। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मतलब नहीं है, यहाँ पे हम ज्यादा डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई, मतलब भाई ले जाएगा, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वैसे ही जैसे कोविड-19 में हम ज्यादातर राशन वगैरह के लिए जो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं वो ज्यादातर डिपेंडेंट है कि हमें चलो राशन भी मिल जाएगा, हमारे मुल्क में इस तरह का काम हो रहा है। तो वहां पे जैसे भी आपने कहा कि वहां यहाँ पे ज्यादातर ये है ऑस्ट्रेलिया में कि हम खाएंगे क्या। तो वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम अभी तक कुछ बना नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कोई मतलब एक दूसरे जो आपके नेबर्स में कोई प्रॉब्लम में है तो आप उनके लिए कुछ करो, एंड समथिंग लाइक कुछ रूल्स एंड लॉज इस तरह से कुछ बने हुए हो कंट्री के। बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन फॉर एग्जांपल पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो कोविड जब से शुरू हुआ है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, लेकिन इन पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है इस वक़्त घरों पे, क्योंकि वही बात है कि कोई इनको पूछने वाला तो होता नहीं है। कोई मर्द मार रहा है किसी औरत को तो यहाँ पाकिस्तान में तो बड़े मामू चाचा आ जाता है, कोई रोकने आ जाता है, समझाने आ जाता है, वो फिर लिहाज में कुछ सुन भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई मतलब देयर इज नथिंग। और फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दें उन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए, तो वो बेचारी कहाँ जाएं। हमारे ऑस्ट्रेलिया की 13% आबादी जो है, जो होमलेस है, उसमें इट्स अबव द एज ऑफ 50। मतलब हमारी बहुत सारी खवातीन एक एज के बाद, मतलब एक मिडिल एज जब वो रीच करती हैं 50s या 45 से प्लस हो जाती हैं, तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर ओल्ड। मतलब इट्स सो, मतलब एजिज्म इज सो बैड। हमारी होमलेस जो है ऑस्ट्रेलिया के, उनमें से मतलब बहुत ज्यादातर पॉपुलेशन जो है खवातीन की, मेजॉरिटी इज इट्स वुमेन, और मेजॉरिटी जो है वो होमलेस जो होती है वो खवातीन होती है। इसी तरह एज केयर में अगर आप देखें तो वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन। तो एज केयर में भी ज्यादातर खवातीन बूढ़ी औरतें बैठी हैं, बूढ़े मर्द जो इतने नहीं हैं। तो हमने देखा है कि खवातीन के लिए ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ वेरी वुमेन फ्रेंडली कंट्री इन दैट वे। बेशक लॉज होते हैं, लेकिन सारे पावर बोर्ड्स में, पावर फिगर्स में जो है जिसे कहते नहीं, वो सारे मर्द बैठे हैं, वो औरत नहीं है। या अगर गोरी औरत बैठी है, वो दूसरी गोरी औरत को आने नहीं देती, वो किसी ब्राउन कलर्ड या ब्लैक कलर्ड औरत को आने नहीं देती है। सो इट्स रियली रियली बैड हियर। और फिर दूसरा, फिर और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज हमारी अलग है। अब देखें ना, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसने 2 वर्ल्ड वॉर सर्वाइव कर ली हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, इट इज वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल वॉर स्ट्रेस। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारे वेटरन्स हैं वो हमें ज्यादा अच्छा सिखा पाए हैं। they have been better able to help with our stress levels in our community, क्योंकि वो वॉर वेटरन्स थे और चूंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन भी थी। फिर जब वो रिटायर होने शुरू हुए, तो जब यूथ से कम्युनिकेट करते, तो दे गिव अस दीज गोल्डन स्किल्स टू कोप विद स्ट्रेस, जो कि शायद पाकिस्तान के जो बुजुर्ग हैं वो शायद यूथ को कम्युनिकेट वो स्किल्स नहीं दे रहे। अलबत्ता एक रिएक्शनिस्तान एक यूट्यूब चैनल आया है, देयर आर इट्स अ बंच ऑफ ट्राइबल अंकल्स एंड आंटीज जो वहां पे बैठ के जिसे कहते कमेंट्स दे रहे होते हैं। उस पे थोड़ा पिछले दिनों मैंने देखा उनकी जो इस वीक की वीडियो रिलीज हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट कोपिंग विद स्ट्रेस इन लाइफ। तो दैट वाज रियली यूजफुल। आई थिंक वो रेजिलियंस बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, और जो जैसे हीरा एक बात कर क्वेश्चन रही आया हैं है, कि उस पे वो अगर कहीं रिस्पॉन्ड कर जाए। दें, हेरा, अगर आप इसको। जरूर जरूर। Uber driver is stress free is just an excuse. The main reason is higher income. While if you start your career like an engineer, you have to start from half of the pay what you earn in Uber. And that बिल्कुल is the ऐसे ही है। reality है कि आपका जो इंजीनियर बंदा है उसकी पे उससे कम है जो उबर में कमा रहा है। क्या ये वहां पर भी बिल्कुल। ऐसे अब ही क्योंकि है कि आई वुडंट जो से कि लोअर यहाँ पे लेवल, ऐसा ही मतलब है। आप आई कह रहे हैं थिंक कि ऊबर की, वो, मैं ये हाँ, कह रही हूँ कि जो मैं आपके समझ गई हाई क्वेश्चन। लेवल इनकम के लोग हो सकते हैं वहां पे,
क्या वो उस लेवल की इनकम यहाँ वहां जनरेट कर रहे हैं जो यहाँ पर मतलब नहीं मिलती? जरूर, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका बहुत बेसिक आंसर है, जब भी आप ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं आपको एक चीज मिलती है, उसको कहते हैं सुपर रेनोवेशन, जो आपकी रिटायरमेंट इनकम होती है। तो जब आप प्रॉपर इनकम करते हैं उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को जाता है और बाकी जो है वो आपकी रिटायरमेंट इनकम में जाता है। और उसके अलावा आपका जो हेल्थ केयर और सारा कुछ जो फ्री में मिलता है आपको, वो उसी टैक्स की वजह से आता है। अब प्रॉब्लम उबर की ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उबर इज नॉट ऑस्ट्रेलियन, it is an American company. So first of all that is the biggest issue for Australians और people from other parts of the world कि उबर में आप जो भी कमा रहे हो, बेशक बॉस नहीं है, यू आर ऑन योर ओन बॉस, उसकी बेसिक इनकम हो रही है, लेकिन आपका करियर क्या है? मतलब व्हाट आर यू अदर देन अ ड्राइवर? एग्जैक्टली। मतलब व्हाट्स योर प्रोफाइल? अच्छा, मुझे एक मतलब बात आप बताएं, ठीक हमने है इतनी 5 बात साल की इश्यूज पे, रिदा मैं आऊंगा कि ओवरकम स्ट्रेटजीज क्या है, वो चाहे पाकिस्तानी किड्स हो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन किड्स हो। आप अगर ऐसी कोई 5 ओवरकम स्ट्रेटजीज बना दे, अगर उनको टीनेजर्स को कोई भी स्ट्रेस है, चाहे एजुकेशनल है, कैरियर स्ट्रेस है, जो भी है, कोई 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जिसको आप फन स्ट्रेटजीज कहती हैं। या पहली स्ट्रेटजी ये है कि जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में है किड्स हेल्पलाइन ऑस्ट्रेलिया, आपको अपने फोन के थ्रू फ्री काउंसलिंग 5 to 25 ईयर्स तक के जो बच्चे जो होती है यूथ, 5 से 25, 5 से पहले वैसे भी बोल नहीं सकते, 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक आपको फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम कहते हैं किड्स हेल्पलाइन। तो ये एक किड्स हेल्पलाइन होनी जरूरी है ताकि आप ओवरकम्स कर सके अपने स्ट्रेस, चाहे टीनेजर्स हो या जो भी आप अंडर 25 हो। मैंने इस हेल्पलाइन को 7 साल यूज किया है, सो या इट्स वेरी गुड। अच्छा, दूसरा जो है मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेस का है कि हैव सम काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। चाहे वो बिलीफ सिस्टम आपका रिलीजियस हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे कोई मेडिटेशन सर्कल हो, तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। मैंने देखा है कि स्टडीज भी ये शो करती हैं कि जो रिलीजियस लोग होते हैं दे टेंड टू बी हैप्पियर देन नॉन रिलीजियस पीपल, सो देयर इज अ वेरी गुड रीजन बिहाइंड दैट। अभी मैं ये अगेन मैंने नहीं ये कहा है, देयर आर रिसर्च अवेलेबल ऑन गूगल, आप देख सकते हो। तीसरा आई वुड से कि कनेक्ट विद योर ट्राइब। अब ट्राइब का जरूरी मतलब नहीं है बलोच हो और सिंधी हो या पख्तून हो। ट्राइब है ऐसी ऐसे लोग होते हैं जिनमें जिनके साथ आप कुछ ना कुछ कॉमन शेयर करते हो। जैसे हिरा, मैं और कपिल इस वक्त एक ट्राइब का हिस्सा बन चुके हैं। एक हमारा जैसे एक सर्कल है जिसमें हमारा एक कॉमन वैल्यू सिस्टम है। सो कनेक्ट विद योर ट्राइब। देन नंबर 4, बी अवेयर ऑफ जेंडर्ड वर्ड। तो यानी जब भी आप कहीं पे इंटरेक्ट करते हो आप ये देखते हो कि क्या ये जो जेंडर की दुनिया है, क्या आप कहाँ हो इस वक्त, हायरार्की में किधर हो। अपने आपको जब एक दफा अपनी हायरार्की में अपना स्टेज समझ लोगे ना, आपका स्ट्रेस वैसे ही काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि वेदर शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन दिस कंपनी और इन दिस कम्युनिटी और शुड आई नॉट। that's one of the best ways। मतलब should I pick my fight with this person or should I not? तो ये मतलब नंबर 4 हो गई। लास्टली आई थिंक के जो स्ट्रेस का सबसे अच्छा मैकेनिज्म है कोप करने के लिए, आई थिंक इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, चाहे आप रात को सोने से पहले चीजों पे रिफ्लेक्ट करो, या आप मतलब अपनी डायरी लिखो, या वैसे ही थोड़े मतलब चाय पी रहे हो शाम को तो रिफ्लेक्ट करो अपनी जिंदगी के बारे में, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में। देर आर मतलब यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन टू लर्न अबाउट दैट। एक बोनस मैं और दे देती हूँ, वो है बायोफीलिया। अगर आपके घर में मतलब प्लांट्स हैं उनको खुद से मेंटेन करना, और कोई भी जमीन मतलब बलूचिस्तान में तो बहुत ऐसा सीन है कि लोग पहाड़ों को एक्चुअल में टच कर सकते हैं, पत्थर, पहाड़, पानी। having that connection with nature will reduce your stress। तो ये कुछ तो हम strategies गार्डनिंग से हैं। भी इसको कर सकते हैं, गार्डनिंग है, नेचर से कनेक्ट होना है एक्चुअली। बिल्कुल और हमारे पास बिल्कुल, जैसे कोई, एनी आपने एनी कहा फॉर्म ऑफ। हेल्पलाइन की बात की, हमारे पास कोई ऐसी हेल्पलाइन तो नहीं है, बट वी कैन क्रिएट द हेल्पलाइन विथ आवर ओन स्ट्रेटजीज। लाइक हम किसी ऐसे इंसान को कॉल कर लें, किसी को मेंटोर बना लें जो हमें काउंसलिंग कर पाए, जो कोई कामयाब हो उस एरिया में,
किसी भी एरिया में अगर कोई डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं किसी डॉक्टर को कॉल करूं जो सक्सेसफुल डॉक्टर है, गाइड मी हाउ टू बी अ डॉक्टर, तो वो काउंसलिंग शायद उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसी हेल्पलाइन हमारे पास ना, बेशक बट हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर सच स्ट्रेटजीज। कर बहुत अच्छी सकते, स्ट्रेटजीज बिल्कुल ऐसे आपने ही है, शेयर की। कोई मसला नहीं। आई होप और कि आप मुझे बताएं कुछ कि बेनिफिट। ओवरऑल किड्स जो हैं, शायद वैसे तो स्ट्रेस नहीं है, ये जो कोविड सिचुएशन है इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि घर पे रहने की वजह से आपको शायद आदत हो, बट बहुत सारे लोगों को दुनिया में नहीं हो सकती आदत। घर पे रहने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। क्या ऐसी क्रिएटिविटी है जो कर सकते हैं और वो इसको एंजॉय करें एक्चुअली क्वारंटाइन टाइम को? डेफिनेटली आई थिंक कोविड का सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट हमारी जो ऑलरेडी यूथ जो होमलेस थी ऑस्ट्रेलिया में, उनको बहुत इसका नुकसान हुआ है। एंड आई थिंक जितना मैं देख रही हूँ, एक है मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें मतलब आपकी पर्सनालिटी आप देख सकते हो। लेकिन मेरा बेसिकली मेंशन करने का मकसद ये है कि बहुत अरसे तक जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट सर्कल्स में रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट सर्कल्स में रहते हैं। कोविड आपकी वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो थोड़ा इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो, और अगर इंट्रोवर्ट हो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो। सो इसे हम कहते हैं एमिंग फॉर एन एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट जैसे मेरे जैसे लोग, मैं ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ ना मैं ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बिल्कुल बीच में हूँ, एम्बीवर्ट, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो कोविड जो है आपको बेशक घर में उसने बंद रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो सारा सारा दिन लोगों से कॉल्स पे बात कर सकते हो, यू नो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट यू आर, और सारा सारा दिन कमरे में बंद रह सकते हो अगर आप इंट्रोवर्ट हो। तो मुझे इंकरेज मैं यही करूंगी कि कोविड सिचुएशन में ट्राई टू बी एन एम्बीवर्ट, लर्न टू बैलेंस दैट, कि घर बैठे हो तो फिर कितना आप अपना टाइम दूसरों को दे रहे हो और कितना खुद को दे रहे हो। इसलिए मैंने आखिरी स्ट्रेटेजी जो बोनस दिया वो बायोफिलिया से पहले रिफ्लेक्शन की बात की, कि रिफ्लेक्शन इज मतलब हम तो इसको ऑस्ट्रेलिया में कहते भी हैं, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। यानी इट डजेंट मैटर आप कौन से प्रोफेशन से हो, अगर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अपने काम में नहीं रखते या अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं रखते, यू कैन नेवर इम्प्रूव। तो दैट इज माय सजेशन राइट नाउ कि ट्राई टू, अगर इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट ट्राई टू बी इंट्रोवर्ट, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। सो दैट्स अच्छा, आप माय बहुत सोशल ओनली हैं, सजेशन मुझे फॉर एक बात नाउ। बताएं, मेंटोर की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? आई थिंक मेंटोर्स अच्छे होते हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर आपका मेंटोर वक्त के साथ अपडेटेड नहीं रहे ना, तो वो भी एक परेशानी की बात है। मैंने अपनी जिंदगी में एक मेंटोर कभी नहीं रखा, मैंने हमेशा अपनी अलग अलग फील्ड के अलग अलग मेंटोर रखे हैं, और मेरी चूंकि फील्ड मल्टीकल्चरल अफेयर्स है, तो मैं किसी टर्किश के पास किसी अफ्रीकन का प्रॉब्लम लेके नहीं जाती, मैं टर्किश के पास टर्किश के प्रॉब्लम पे बात करती हूँ, अफ्रीकन के पास अफ्रीकन प्रॉब्लम। तो मेरे हम्म। मेंटोर्स जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन मैं सिर्फ उनको तब यूज करती हूँ जब मुझे उनकी जरूरत होती है, एंड दैट्स द रियलिटी। मेंटोर्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें अपने मेंटोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अक्सर देती हूँ यूथ हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय क्वाइट अ फ्यू मेंटोर्स। तो मेरा थोड़ा ये होता है कि लेट्स बी वेरी केयरफुल। आप आपको सारा ज्ञान एक टीचर से नहीं मिलता कभी भी, आपको अलग अलग टीचर्स या मेंटोर्स रखने पड़ते हैं। मेंटोर का जैसे एक्चुअली मैंने अपनी सिलेक्शन स्पिरिचुअल, क्राइटेरिया बनाना होगा लाइफ में। बिल्कुल हर ऐसे ही है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। या अच्छा, एक कमेंट आया बहुत अच्छा कि बहुत बहुत मुश्किल से इंट्रोवर्ट हुआ, इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट से वापस इंट्रोवर्ट नहीं बनना। आपने एक तो इसका सजेशन? मतलब तो फिर ये हुआ ना कि हाँ नहीं, वेल इसका मतलब फिर तो ये हुआ ना कि आप कभी अपने सॉलिट्यूड में खुश नहीं रहोगे। आई थिंक दैट दैट इज द, यही मेरे ख्याल से शायद ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे की स्ट्रेंथ है, कि हमें सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, हम अकेला रह सकते हैं, अकेला सरवाइव कर सकते हैं, कैंपिंग करनी। क्योंकि अगर सोचा जाए जिंदगी के बारे में, बीइंग अ वुमेन पर्टिकुलरली, हो सकता है कुछ साल बाद मतलब मेरी शादी होती है, मेरे हस्बैंड का किसी हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है, या मैं वैसे बेवा हो जाती हूँ, या मेरी डिवोर्स हो जाती है, या मैं सिंगल पेरेंट हो जाती हूँ, या मेरे हस्बैंड हो लेकिन वो वेजिटेटिव स्टेट में हो, वो इतने डिसेबल हो कि वो कोई काम ना कर सके, तो इवेंचुअली मुझे अकेला ही रहना है एक दिन। और मैं अक्सर ये कहा करती हूँ अपने यूथ को भी, और हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, कि आपका सफर अपने स्टूडेंट सिंगल रूम से एक एज केयर के सिंगल रूम तक का है। तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे को प्रैक्टिकल होना पड़ता है, क्योंकि हम ये बात कबूल कर चुके हैं, हमारे लिए सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप अपनी कंपनी में अपने सुकून नहीं पा सकते ना, तो फिर आप कैसे किसी और की कंपनी में सुकून पाओगे? और रिमेंबर कि मैं सुकून की बात कर रही हूँ, मैं खुशी की बात नहीं कर रही, क्योंकि हैप्पीनेस कैन कम एंड गो, बट पीस कैन एक्चुअली स्टे विद यू। एंड मतलब आई लव सॉलिट्यूड, और आई थिंक कि जो इंसान अपने साथ सुकून में है ना, अपनी ज़ात के साथ, अपने ज़मीर के साथ सुकून में है, वो इंसान को कोई भी स्ट्रेस, कोई भी बड़ा चैलेंज मतलब तंग नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो आपके माइंड में रिपीटेटिव कुछ घंटों तक रहे, लेकिन इवेंचुअली इट विल वेयर ऑफ। एंड ये चीज़ खैर मेरे बाबा से मैंने सीखी है, क्योंकि अब उनको जो पहले जो स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते थे, अब वो एक दिन सोचते हैं, उसके बाद ही डजंट थिंक अबाउट इट। तो बिकॉज लाइफ हैज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग इटसेल्फ, थिंग्स वर्क आउट। अभी भी जो कोविड हो रहा है वो अच्छी चीज़ है मेरे लिए और बहुत से और लोगों के लिए भी, क्योंकि जानवरों के लिए भी, नेचर के लिए भी, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर, पोल्यूशन जा रही है। सो फॉर अस आई थिंक बिकॉज मैं वी आर करेक्ट करना चाहूंगा, इन विद कोविड दैट। नहीं, लॉकडाउन। कोविड भी कुछ हद तक, बिकॉज आई थिंक कि वो कहते हैं ना कि बूस्ट रखना पड़ता है, अल्लाह ताला ने रीसेट किया हुआ है सब कुछ। सो elimination of unwanted या elimination of certain unwanted, I don't know how to put it really, लेकिन बेसिकली ये है कि कोविड के आने से बहुत सारी, मतलब लॉकडाउन से कुछ लोगों ने सीखा है, बट आई थिंक इट्स मोर देन लॉकडाउन। आई थिंक कोविड इज अ बिग लेसन इन इट सेल्फ फॉर एवरीबडी। वो लोग जिनको लगता है कि वो हमेशा जिएंगे, कभी कुछ होगा नहीं उनके साथ, मैं इसलिए कह रही हूँ सॉलिट्यूड के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हमारी यूथ को। अगर आपके खुदा ना खास्ता अगर आपके पेरेंट्स अभी सही हैं और कोविड की वजह से वो नहीं रहते, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि लॉकडाउन तो फिर एक दिन खत्म हो जाएगा, व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? सो that's all I tend to say. I'm so thankful for all the comments, बड़ी अच्छी अच्छी encouraging comments आ रही हैं, I'm very happy about that. 46 minutes हो गए हैं, so I don't know how when you guys want to wrap up. बातें आवाज इतनी, नहीं आ रही। हाँ मैंने कहा आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हमने कंटिन्यू कर लिया। और वैसे तो हम 35-40 मिनट तक फॉर्मेट रखते हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा था और ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनने में। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है, कमेंट्स भी अप्रिशिएटिव है। अच्छा, अगर कोई मैसेज देना चाहें लास्ट में यूथ को इस स्ट्रेस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, कोई एक लास्ट मैसेज के, दुनिया कैसी है आफ्टर कोविड? वेल डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोविड के बाद की जो दुनिया होगी, इट्स लाइक फॉर अस इट्स लाइक 9/11। 9/11 बदली थी। 10 साल हो गए हैं, मतलब अब जैसे हमें लगता है कि मतलब इट्स नाउ बीन 20 years, और अब कोविड के बाद दुनिया बदलेगी। सो वी आर लुकिंग एट अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। लेकिन माना यही जा रहा है और कंक्लूजन यही हो रही है सबकी कि आने वाले टाइम में बहुत सी कंपनीज जो हैं वेल प्रिपेयर्ड होंगी इस तरह के लॉकडाउन और वायरस को डील करने के लिए। सो आने वाले टाइम में अगर कोई और वायरसेस आए भी, तो इट वोंट अफेक्ट अस दिस मच लाइक इट डिड दिस टाइम। तो लेट्स सी कि इससे क्या होता है। और लास्टली मेरा मैसेज तो ये है कि टू हैव आउटर हार्मनी इन सोसाइटी यू नीड टू हैव इनर हार्मनी। और बलूचिस्तान के लोग की ये अच्छी बात है कि वो पहाड़ों में रहते हैं, और शायद उन पहाड़ों से उनको हमेशा ये याद रहता है कि वो कितने छोटे हैं, कि खुदा और उसकी जो नेमत है वो कितनी बड़ी है। तो आई थिंक गिवन if you have lived somewhere in ज़ियारत या और बलूचिस्तान की और जगहों को अगर आपने देखा हो, जब आप उसका वास्ट देखते ना बड़े बड़े पहाड़ों को, तब देन यू रिमेम्बर कि हाउ स्मॉल यू आर, and बिल्कुल। how despite being so small yet you have your own purpose। जैसे चींटी का अपना एक पर्पस होता है, शहद की मक्खी का एक अपना पर्पस होता है, वैसे आपका भी अपना पर्पस है। सो डोंट वेस्ट दिस लाइफ। ये एक ही है ये अपॉर्चुनिटी। यू हैव, इट्स आइदर टुडे और नेवर। अच्छा, नाउ और एक नेवर। क्वेश्चन था मैं भूल गया था सो आपसे पूछना, मैंने आपकी प्रोफाइल पे पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन होगा कि सूफीज्म के बारे में आप क्या कहेंगी? सूफीज्म इज ऑल अबाउट पीस और व्हाट इट इज, क्योंकि आपने इस पे बहुत ज्यादा पढ़ा है और इट्स इन योर प्रोफाइल। श्योर। तो सूफीज्म की दो किस्में हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सूफीज्म जो आप पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं,
जिनके मतलब एक सिलसिला सूफी होता है, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स सूफीज्म होते हैं, और जो दूसरे जो हैं वो होते हैं यूनिवर्सल सूफीज्म। तो वेस्ट में जो जितनी सूफीज्म है ज़्यादातर वो यूनिवर्सल सूफीज्म है। तो लिहाजा बेसिक हमारा यही है कि जो हमारे 160 ईयर्स अगो जो हमारे आए थे बलोच लोग यहाँ पर, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों, एबोरिजिनल लोगों से जो शादियाँ की थी, उन्होंने फिर एक सूफीज्म जिसे कहते नहीं आगे किया। यहाँ तक कि हम एक ड्रीम टाइम एक चीज़ है उसको मानते हैं। ड्रीम टाइम मतलब आपका हाल, आपका मुस्तकबिल और आपका माजी एक साथ चल रहा है, लाइक अ साइकिल, लाइक अ लूप। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ एबोरिजिनल सेंट्रिक सूफिज्म हमारा ये मानना है कि इंसान को जो तकलीफ अभी महसूस हो रही है वही तकलीफ किसी को माजी में हुई है और वही तकलीफ आने वाले मुस्तकबिल में भी होगी। सो दैट इज कॉल्ड द व्हाट इज ना ड्रीम टाइम, एंड दैट्स व्हाट वी रियली बिलीव इन। और अभी भी सूफिज्म जो है, जो वेस्ट की सूफिज्म है या ट्राइबल सूफिज्म है, वो उस तरह स्टडी नहीं हुई है जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में सूफिज्म को सिर्फ चिश्ती समझते हैं या कोक स्टूडियो, विच इज रियली सैड, क्योंकि सूफिज्म इज वेरी डाइवर्स इन द वर्ल्ड। और spread of Islam was also through Sufism, so hopefully people will learn about it. But that's just, you know, my personal belief, that this is a belief system that helps me get through on my daily life. अदरवाइज मुल्लाइज्म से तो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी को काफी नुकसान ही हुआ है। आई थिंक इट्स सूफिज्म दैट्स सेविंग अस ऑल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हम दोबारा आपको किसी न्यू टॉपिक पे और किसी न्यू एरिया पे लेंगे, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स पे आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर आपको लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानीज ड्रीम करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, और आपने कुछ रियलिटीज़ आज बताई, तो शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिरर होगा, आईना होगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। और आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगी, और आप क्या चाहती हैं कि हम कैसे टॉपिक्स पे शो करें? डेफिनेटली आने वाले टाइम में आई थिंक मैं वैसे एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं मल्टीकल्चरल अफेयर्स में हूं, मैं इमिग्रेशन अफेयर्स में नहीं हूं। लेकिन चूंकि मैं मल्टीकल्चरल अफेयर्स में हूं, मुझे मेरी कम्युनिटी के हालात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करके आए थे और क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इन दैट वे आई, इमिग्रेशन अफेयर्स इज मोर अबाउट वीजा, वो मुझे नहीं पता, वो सच्ची में आई डोंट नो दैट। बट आई नो द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑन द ग्राउंड। दूसरा बाकी टॉपिक्स आई थिंक वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट ट्राइबल वुमेन, बल्कि मैं इंकरेज करूंगी कि पख्तूनख्वा से या किसी और सिंध से कोई ली जाए, और इवन अगर वो हिंदू सिंधी खातून हो और सिंध से हो, आई वुड लव टू इनफैक्ट लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि ट्राइबल वुमेन का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, एंड मॉडर्न डे फेमिनिज्म उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव एंड आवर वॉइस। तो इस तरह के अगर टॉपिक्स हो तो आई एम हैप्पी टू डेफिनेटली टॉक अबाउट। और बाकी तो वही जो चीज़ें होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट फॉर यंग पीपल, वो तो आई एम रनिंग इट, मैं रोज़ाना उसका कोई ना कोई लाइव सेशन कर रही होती हूँ। हैप्पी टू वर्क ऑन दैट एंड डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कपिल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड हीरा को भी, वो चली गई लेकिन आई एम श्योर शी स्टिल लाइक मे बी ट्यूनिंग इन। तो थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू मी। बहुत कम ऐसा होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों को कोई कवरेज दी जाती है, हमारे यहाँ तो हमारी तो कोई पूछता ही नहीं। हम तो अक्सर ही कहते हैं हम कुछ भी कर लें, नो वन केयर्स अबाउट अस, लाइक वो पाकिस्तान की यूथ को कवरेज देते हैं, बट दे फॉरगॉटन कि हम भी हैं। सो नहीं, इट्स यू आर थैंक यू फॉर डूइंग दैट। यू आर फ्रॉम अस, तो हम तो हमेशा देंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शायद ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इतना रिस्पांस मैंने आज तक नहीं देखा जितना आज है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।